देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने ये बताया था एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, ये बताया था इंडक्टर ओनली, ये बताया था कैपेसिटर ओनली। उसके बाद मैंने बात की थी आरएल सर्किट की, जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर लगा हुआ था। तो वहाँ पर बना था करंट ई नोट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर जेड भी बोल सकते हैं, इम्पिडेंस। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर बात करें तो एक्स ये था आपका आर सी रजिस्टर कैपेसिटर। ठीक है ना। तो यहाँ इसको भी इम्पिडेंस नाम दिया था हमने, एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये चीज़ कॉमन है। अगर यहाँ पे टेंजेंट फाई निकाला जाए तो एक्स एल बाई आर, कोस फाई निकाला जाए तो आर बाई जेड। ठीक है ना। फाई जो है वो रिजल्टेंट एंगल है रजिस्टर वाले पोटेंशियल के साथ, यानी जो फेजर डायग्राम बना था हमारा ये, और ये इंडक्टर के लिए बना था, तो यहाँ रिजल्टेंट कहीं आया था, ये एंगल फाई है आपका। ठीक है ना। इसी तरह से आरसी सर्किट की बात करें तो ये बना था ई नोट बाई जेड आर सी, टेंजेंट फाई एक्स सी बाई आर, और कोस फाई बना था आर बाई जेड। सिंपल बेस बाय हाइपोटेनस लिखा है। और ये आपका आरएलसी सर्किट हो गया। जेड जो है यहाँ पर किसके लिए है, आरएलसी सर्किट के लिए है। ठीक है ना। और ये जेड की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है। और टेंजेंट फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कोस रहेगा आपका बेस बाय हाइपोटेनस। सिंपल ये इतना ही काम था इसमें। ठीक है ना। उसके बाद अब मैं आगे आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो है आपका रेजोनेंस। ठीक है ना। रेजोनेंस कंडीशंस। ठीक है ना। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। रेजोनेंस ठीक है ना, SNANCE रेजोनेंस। ठीक है ना। कंडीशन देखो, रेजोनेंस का मतलब होता है मैचिंग होना, या आप कह सकते हो मैपिंग होना। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आप भेज रहे हो, ये आपका ट्रांसमीटर है यहाँ पर, जैसे रेडियो में होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपका रिसीवर लगा हुआ है। ठीक है ना। और वो रिसीवर उस फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो वो तभी रिसीव करेगा जब ये दोनों की मैचिंग हो जाएगी, मैपिंग हो जाएगी, यानी ये भी उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा और ये भी उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा। तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होने से फिर ये सिग्नल को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। यानी वो अब यहाँ से आने वाला करंट जो है, यहाँ से आने वाला सिग्नल जो है वो इसमें एंटर कर जाएगा, रिसीव हो जाएगा। ठीक है ना। और ये मैचिंग कब होती है, इसके लिए उसको इस प्रोसेस को बोला जाता है रेजोनेंस। रेडियो ट्यूनिंग में यही काम आता है। ठीक है ना। या जो एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें भी यही प्रोसेस काम आता है। कैसे, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करा रहे होते हैं, और एक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कराते हैं। अगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी तो वो मैच कर जाएंगे, और वहाँ पर क्या होगा आपका, फिर सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाएंगे या इमेज कैप्चर हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया आरएलसी सर्किट के लिए आई नोट क्या होता है, ई नोट बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स एल यानी कि ओमेगा एल माइनस एक्स सी यानी कि 1/ओमेगा सी का स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमने अभी लिखा। ठीक है ना। ये आ गया। ठीक है। अब ये रेजोनेंस जब होता है ना, तो वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब रेजोनेंस होता है तो वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब यहाँ पर या तो आर नोट को आप कम करो, पर रजिस्टर तो जितना है उतना है। ठीक है ना। सिर्फ इस पार्ट को अगर आप ज़ीरो कर दोगे तो भी आपका करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना। जब करंट की वैल्यू वहाँ पर मैक्सिमम होगी तभी ये पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा क्या हो गया, 1/√ऑफ/LC। ये आ गया आपके पास। और ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है 2πf। तो यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपके पास, 1/2π√ऑफ/LC। इस फ्रीक्वेंसी से अगर वो वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है ना, तो रेजोनेंस हो जाएगा। अब एल और सी की वैल्यू वेरी करने से अलग अलग
फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी। जैसे एक रेडियो सिग्नल आता है 93.5, एक आता है 91.1, या और भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं। तो ये सब क्या है, या टीवी के अंदर अलग अलग चैनल्स आते हैं, उन सब की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एल और सी को वेरी कर रहे हैं और उनकी ट्यूनिंग करा रहे हैं, सिग्नल रिसीव हो जाता है। ठीक है ना। तो खैर ये आपका रेजोनेंस कंडीशन है। ठीक है ना। इस रेजोनेंस कंडीशन से हम सिग्नल्स को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक बार मैं नेक्स्ट टॉपिक देख लूँ है क्या आपका। नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक पावर फैक्टर या कुछ ऐसा ही होगा। हाँ, पावर फैक्टर नहीं है, पावर इन एसी सर्किट है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है। देखो इसमें आपको ये बताना है कि एसी सर्किट में पावर कितनी होगी। तो अगर आपको जनरली आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है ना। मैकेनिकल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर बार बार EMF के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको EI भी लिख सकते हैं। अब EMF कितना है, EMF है हमारे पास E0 साइन ओमेगा t, और करंट कितना है हमारे पास I0 साइन ओमेगा t। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E0 I0 साइन ओमेगा t। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है कुछ फाई का। ठीक है। करंट और EMF के बीच में मान लेते हैं कोई फेज डिफरेंस है -फाई का। ठीक है। तो ये हो जाएगा E0 I0 साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t कोस फाई, साइन ओमेगा t -फाई। ये मैंने इन दोनों को लिख दिया, यानी ये वैल्यू पुट कर दी E0 की और I0 की यहाँ पर। ठीक है जी। अब E0 I0 तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड, यानी मैंने लिख दिया E0 I0 बाई 2 इंटू 2, और ये हो गया आपके पास, ब्रैकेट लिख देता हूँ, साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t -फाई, इस तरीके से। अब एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर 2 साइन A साइन B का। ठीक है ना। 2 साइन A साइन B का, जो कि क्या होता है आपका कोस A माइनस B, कोस A माइनस B होता है, माइनस कोस A प्लस B होता है, माइनस कोस A प्लस B। ये आपका फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ इसको नीचे, इस स्टेप को, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है। देखिए क्या, E0 I0 बाई 2 एज इट इज़, और अंदर क्या बचा, कोस A माइनस B। A माइनस B का मतलब क्या है, ये A है और ये B है, ओमेगा t माइनस ओमेगा t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +फाई। तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, फाई बचेगा। चलो मैं लिख के बता देता हूँ, ओमेगा t माइनस ओमेगा t, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है। कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B। A प्लस B का मतलब क्या है, ओमेगा t प्लस ओमेगा t और माइनस का फाई। तो ये तो ज़ीरो हो गया, सॉरी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बना आपका कोस फाई, और यहाँ बना आपका कोस 2 ओमेगा t -फाई। ये बच गया आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ साथ में E0 I0 बाई 2 इंटू कोस फाई। ठीक है ना। अगर आप सेकंड टर्म को देखें तो यहाँ पर जो सेकंड कोसाइन टर्म है ना, वो टाइम डिपेंडेंट है। ये कैसी है, टाइम डिपेंडेंट है। और टाइम डिपेंडेंट होने की वजह से अगर मैं कंप्लीट साइकिल के लिए इसको कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ये चीज़ें आप पहले कर चुके हो। ठीक है ना। एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर पावर कितनी आ गई, E0 बाई रूट 2 I0 बाई रूट 2 इंटू कोस फाई। तो ध्यान से याद करो, ये चीज़ें आप पहले कर चुके हो यहाँ पर, कि E0 बाई रूट 2 और I0 बाई रूट 2 क्या होता है, ये होता है ERMS, और ये होता है आपके पास IRMS। और कोस फाई मैंने अभी आपको बताया था, इम्पिडेंस कोस फाई अगर आपका मान लो ये LCR सर्किट है, तो यहाँ पर कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाई जेड हो जाएगी। जेड की वैल्यू RC के लिए अलग होगी, LR के लिए अलग होगी, और LCR के लिए अलग होगी। वो जो भी सर्किट होगा उसमें यूज़ हो जाएगा। तो ये आपके पास एवरेज पावर आ गई। ठीक है ना।
एवरेज पावर की वैल्यू क्या आ गई, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड, ठीक है ना। ये आपके पास एवरेज पावर आ गई। सिर्फ क्या किया है, वी इंटू आई निकाला है, ठीक है ना, वैल्यू पुट की है, फेज डिफरेंस माना -पाई का, फॉर्मूला लगाया 2 साइन ए साइन बी, जो कि क्या होता है कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। वैल्यू पुट की है और उसको सॉल्व किया है। जस्ट ये √2 था, इसके 2 पार्ट्स हो गए, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है जी। देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो कि एक इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अगर आपको मैं सेल्फ इंडक्शन याद दिलाऊं, तो सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि हम यहाँ पर करंट इसको प्रोवाइड कराते थे, और करंट प्रोवाइड कराने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था, जो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या करती थी, अपोज करती थी। ये आपने पढ़ा था, ये था हमारे पास E इज इक्वल टू -L di/dt, ये था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वर्क डन होने वाला है, वर्क डन यानी कि इसको करंट को फ्लो का कितना अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट, वो वर्क डन होगा यहाँ पर। तो वर्क डन क्या होगा, पावर इनटू टाइम। मान लेते हैं थोड़ा सा वर्क डन कर रहा है, वो थोड़े से करंट के फ्लो का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो वो क्या होगा, पावर इनटू टाइम होगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, EI, और dt तो ये साथ में था ही, ठीक है ना। तो हमने dt की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, dt की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, -L di/dt इंटू आई और इंटू dt। पहले मैंने E की वैल्यू पुट करी, फिर मैंने ये I लिखा है और फिर dt लिखा है, ठीक है। तो ये dt से dt क्या हो गया, कैंसिल अगर हम कर दें तो यहाँ पर क्या, और ये माइनस साइन डायरेक्शन रिवर्सिबिलिटी के बारे में बता रहा है। इसको भी अगर मैं 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दूँ तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, कितना अपोज होगा, 0 से लेकर I तक। जो करंट हमने भेजा है उस पूरे के पूरे करंट का अपोज होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा इंडक्टर कैसा है, प्योर इंडक्टर है, पूरे करंट का क्या होगा, अपोज होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन किसका करेंगे, Li di का 0 से लेकर I तक। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ½ Li², क्योंकि L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, I का इंटीग्रेशन करोगे I²/2। तो ये आपके पास क्या आ गया, नेट, ये कह सकते हैं नेट, ये आप इसको बोल दो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हो गई, ठीक है ना। जैसे आपने किया था 1/2 CV², ये था आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसी तरह से ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा।